नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक मीडिया की ओर से आज के इस लाइव में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज विधानसभा के बजट सेशन का दूसरा दिन है और कई बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स लगातार आज हिमाचल प्रदेश में निकलकर सामने आ रही है। बजट सेशन में क्या खास चल रहा है उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के जो हाल इस वक्त है उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा जी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सुधीर जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि फिल वक्त कांग्रेस की जो पॉलिटिकल सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में है, जो भी पॉलिटिकल घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, देखिए मन मुटाव जो है वो जग जाहिर है, जो परिस्थितियां बनी हैं वो जग जाहिर है। नाराजगी बहुत है कांग्रेस के नेताओं में, खास तौर पर कांग्रेस के विधायकों में, खास तौर पर आप और राजेंद्र राणा जी का नाम जो है लगातार सामने आता रहता है। ये नाराजगी को कम करने के लिए क्या कांग्रेस का जो बड़ा नेतृत्व है, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ हल हो रहा है मसला? देखिए, जहाँ सत्ता का केंद्र होगा, जहाँ सरकार होगी, नाराजगी तो वही होगी, क्योंकि उम्मीदें उन्हीं से रहती हैं और प्रयास भी रहता है। और वर्तमान परिस्थितियों में जितना हो सकता है वो नेताओं की तरफ से प्रयास भी रहता है। लेकिन वर्तमान में जो प्रदेश में सरकार हमारी है, ठीक है कि उसमें कम से कम एक आज़ादी तो है कि व्यक्ति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। और जो चुने हुए लोग हैं वो भी व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र हैं वो भी जो अपने चुनावों में जनता से वायदे करके आए हैं, उनके जो लोगों के प्रति वहाँ पर उस समय घोषणाएं थी या लोगों को जो उनसे उम्मीदें हैं उनके ऊपर भी खरा उतरना है। तो उसके चलते ही लोग जो हैं, जब कहीं विलम्ब हो थोड़ा बहुत तो अपनी बात रखते रहते हैं, और वो होना भी चाहिए प्रजातंत्र में, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। बात जो है निश्चित तौर पर कई बार आप रख चुके हैं कांग्रेस आलाकमान के सामने भी, लेकिन अब भी परिस्थितियां जो है वो थोड़ी नरम पड़ती नहीं कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए, आज राज्यसभा का नॉमिनेशन था, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट जो है अपना दिया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि बहुमत तो कांग्रेस के पास है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की ये जो उम्मीदें हैं, और साफ तौर पर अगर कहें तो क्रॉस वोटिंग की उम्मीदें लगाए बैठी है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आप मानते हैं कि कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको जो आपका इलेक्शन एजेंट है, पोलिंग एजेंट जो बैठा होता है जी, प्रावधान ऐसा है कि उसको आपको अपना वोट दिखाना है। और लेकिन फिर भी कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। आज सुबह ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी उतरे हैं जी। तो अब क्या सोच करके उतरे हैं और क्या वो सोच रहे हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ही जानती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई ऐसी घटना हो सकती है कि लोग क्रॉस वोटिंग करें। देखिए, जो कैंडिडेट उतारा है जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, वो हर्ष महाजन जी है, और हर्ष महाजन जी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि मेरे कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, हम सभी दोस्त हैं और अपने दिल से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता वोट करेंगे। तो आप मानते हैं कि जिस तरह के रिलेशंस उनके रहे हैं कांग्रेस के विधायकों के साथ, तो उनके साथ कोई जाएगा? नहीं, मुझे देखिए, रिश्ते तो रहे हैं, रिश्ते रहते भी हैं। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, रिश्ते अपनी जगह हैं, पार्टी अपनी जगह है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। तो वो रिश्तों की बात तो अलग है, सामाजिक तौर पर सभी एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आती है उसके निर्णय के साथ लोग चलते हैं। तो चलिए देखते हैं पार्टी के निर्णय के साथ चलेंगे कांग्रेस के विधायक या नहीं। लेकिन अगर अभी की अगर हम बात करें तो देखिए, कांगड़ा से अब जो है 2 मंत्री कांगड़ा को मिल गए हैं, एक कुर्सी अभी भी खाली है, और आमतौर पर इस तरह की बातें आपके जो समर्थक है लगातार उठाते रहे हैं, कांगड़ा के जो लोग हैं वो भी उठाते रहे हैं कि कांगड़ा में अब भी कुछ जो है कांगड़ा को तवज्जो की कमी है। 3 मंत्री आमतौर पर रहते हैं कांगड़ा से। क्या आप मानते हैं कि कमी है कुछ अभी भी कांगड़ा को, या पर्याप्त है जो मिला है कांगड़ा को? देखिए, जहाँ तक जिले की बात है, प्रतिनिधित्व पहले ज़्यादा रहता था और इस बार कम है, और लोगों के अंदर उस बात की नाराज़गी है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। वो कांगड़ा की बात है, और जो मंत्री पद देना है वो मुख्यमंत्री और पार्टी के जो उच्च नेता हैं उनकी बात है। लेकिन
सबसे बड़ा जिला और 10 विधायक वहाँ से जीत करके आए, उस भावना को मुझे लगता है समझना चाहिए, लेकिन वो निर्णय तो पार्टी को लेना है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बनाया जाए, किसी को भी मौका दें आप, लेकिन मौका कांगड़ा को मिलना चाहिए। और ये कांगड़ा की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो भावना तो रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मेरी बात है, तो मैंने जब से सरकार बनी है ना अपने लिए मांगा, ना मैंने किसी के साथ जाकर के सिफारिश करी है कि मुझे बनाया जाए। जो चीज़ें ठीक लगी पार्टी को वो उन्होंने किया है। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि आपने कभी नहीं मांगा, लेकिन पूर्व सरकार में मंत्री आप रह चुके हैं, मंत्री भी आप रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, आपके कई जूनियर्स हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो आपके जूनियर्स रहे और उसके बाद अब वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। आप नहीं मानते कि ये जिस तरह से ये जो हायरार्की सेट की है कांग्रेस पार्टी ने, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज हैं और खासतौर पर जो नेता हैं वो नाराज हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं के अंदर तो भावना रहती है और वो चाहते हैं कि भाई हमारे जो नेता हैं उनको उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, और उस भावना को दूर तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये परिस्थितियां बनी हैं और अब इस हायरार्की में अगर जूनियर बन के ही जाना है तो कम से कम मैं तो जाऊंगा नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब किसी और को हायरार्की के मुताबिक आप मौका दे दें, वो परफॉर्म करे, दिखाए। देखिए, कयास लगातार लगते रहते हैं सुधीर जी, मीडिया अलग से कयास लगाता है और जो जितने भी पॉलिटिकल विश्लेषक हैं हिमाचल प्रदेश में वो भी अलग से कयास लगाते हैं कि ये हैं, ये तथ्य हो सकते हैं कि सुधीर जी को अब तक मंत्रिमंडल में एंट्री नहीं मिली, या ये कारण हो सकते हैं। आप खुद से क्या मानते हैं कि क्या कारण है, ये देरी क्यों, ये विलंब क्यों और ये दूरी क्यों? अब ये कारण मुझे पता होते तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होती, तो कारण तो मुझे पता नहीं है कि क्या कारण रहे हैं, लेकिन जो भी है वो अब बीत चुका है। जो पहली बार में होना चाहिए था, जब वो समय बीत गया तो अब उसका औचित्य नहीं रहा कोई भी। तो अब तो ये है कि अपने चुनाव क्षेत्र की तरफ ध्यान दें, वहाँ काम करें और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें, बस इतना ही है। उम्मीदें मतलब छोड़ चुके हैं अब आप, ऐसा कुछ है? नहीं, उम्मीदों की मैंने आपसे कहा ना कि भाई वो मौका चला गया है, तो और अब कोई ऐसी मेरी व्यक्तिगत ना इच्छा है ना मैंने मांगा किसी से, तो जो हायरार्की है उस हायरार्की में जो अच्छा लगता है उसको बनाएं। चलिए देखते हैं किसे बनाती है कांग्रेस पार्टी और किसे नहीं। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपके कैंडिडेचर की बात निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी जो है आपको भी लोकसभा के लिए मैदान में उतार सकती है। आप क्या खुद, आपकी इच्छा है, लड़ना चाहेंगे आप चुनाव लोकसभा का? जब उस हायरार्की में नहीं आए, जब मंत्री पद के कोई काबिल व्यक्ति नहीं, इतनी बड़ी लोकसभा कैसे लड़ेगा? तो जो बाकी लोग हैं उस हायरार्की में, हो सकता है वो ज़्यादा काबिल हों, उनको लड़ना चाहिए और दिखाना चाहिए कि वो काबिल हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि चलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है, वो तो जनता तय करेगी कौन काबिल है कौन नहीं है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए राम मंदिर वाला जब पूरा सिनेरियो रहा है उसमें 3 नेता थे जो राम मंदिर के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के, आप भी उनमें से एक थे। और धर्मशाला की जब हम बात करते हैं तो धर्मशाला में जो उस वक्त जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए, तो भाजपा के नेताओं से ज्यादा आपके पोस्टर्स जो हैं धर्मशाला में देखने को मिले हैं। ये राम मंदिर वाला जो पूरा मसला है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? राम मंदिर का बनना, इतना बड़ा अनुष्ठान होना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? और फिर कांग्रेस का बॉयकॉट एक तरह से करना, कांग्रेस का वहां ना जाना, ये पूरा सिनेरियो जो है इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसमें कांग्रेस का कोई बॉयकॉट नहीं है। प्रभु श्री राम तो सबके हैं और मैं तो अपनी श्रद्धा भाव से वहाँ गया और सौभाग्यशाली हूँ, मुझे बुलाया और मैं उस दिन वहाँ पर था। हमने दर्शन वहाँ किए हैं और चुनाव क्षेत्र में लोग चाहते थे कि हर्षोल्लास के साथ जो है वो उस दिन को मनाया जाए, तो हमने जैसे उनकी भावनाएं थी वैसा किया, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी वजह से आज विधानसभा में पहुँचा हूँ। तो उनकी भावनाओं के चलते, उनका आदर करते उसको हमने किया। वहाँ पोस्टर ही नहीं थे, हमने LED स्क्रीन्स पे लाइव भी वहाँ पर करवाया, लोगों ने खूब वहाँ प्रसाद वगैरह भी बांटा। तो ये लोगों की भावना थी और मुझे लगता है कि इसको किसी दल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। इस तरह की ये जो राजनीति है, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़कर इसको देखा जाता है हमेशा। हिंदुत्व की जो राजनीति या धर्म की जो राजनीति है, कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में हैं और ये जो थोड़े से हिंट्स हमको दिख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ अट्रैक्शन के लिए ये हिंट्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए,
मैंने आपसे पहले ही कहा कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है। जी। और मैं तो अपने उसी भाव से गया, श्रद्धा के भाव से। अब उसको कोई कैसे जोड़ता है, कैसे देखता है, ये तो लोगों के देखने की बात है। लेकिन वहाँ पर जाना, वहाँ पर होना, इसका कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए। ये तो सिर्फ प्रभु श्री राम के प्रति आस्था, श्रद्धा जो है उसके चलते गए। देखिए, राजनीति है और राजनीति में एक बात के कई मायने निकाल ही लिए जाते हैं और ये तो चलता ही रहता है। आप तो नेता हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। आपको लेकर कई बार कयास लगते रहे हैं कि अब आप जो है पार्टी स्विच कर सकते हैं। ये कयास लगातार चलते रहते हैं। जब हमने चुनाव में भी देखा, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह के कई कयास लगाए जा रहे थे। नाराजगी पर्याप्त है, आप खुद भी इस बात को मानते हैं। अगर ये नाराजगी इसी तरह से कंटिन्यू रही तो क्या ऐसा कभी हो सकता है फ्यूचर में हम आपको देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में? आप देखिए, लड़ाई तो जहाँ पर है वहीं लड़के रह के लड़ी जाएगी और अपना पक्ष भी रखा जाएगा। तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे दल में जाऊंगा और अपनी बात रखना, अपनी बात कह देना बेबाकी से, वो मैं कह देता हूँ। तो इसलिए लोग जो है कयास लगाने लगते हैं और वो कह भी देना चाहिए, ताकि आपकी जो सोच है, आप जो समझते हैं, जो विचार रखते हैं, वो लोगों तक जाने चाहिए। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में लोगों को ये पता होना चाहिए कि जिस नेता पर उन्होंने विश्वास दर्शाया है उसकी सोच क्या है और उसकी भावना क्या है, और वो बेबाकी से अपनी बात रख भी सकता है कि नहीं। कोई दब्बू बन के तो रहेंगे नहीं, अपनी बात तो रखनी है। तो भविष्य में क्या होता है वो तो किसी को पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कल क्या होगा। तो ये तो ईश्वर के हाथ में है, वो पल पल की रचना तो वही करता है। तो कल क्या होगा ये तो कुछ किसी को पता नहीं। चलिए, बेबाक तो आप हैं ही और दब्बू बन के तो आप बिल्कुल रहते नहीं हैं, कह देते हैं अपनी सारी बातें। ये प्रदेश की राजनीति की हमने आपसे बात की। धर्मशाला का भी एक मुद्दा काफी दिनों से, पिछले कुछ दिनों से काफी उजागर रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है, 30 करोड़ महज देने हैं सरकार को, लेकिन वो दे नहीं पा रही है, सरकार लटका हुआ है। और क्या आप मानते, क्यों ये देरी हो रही, क्यों विलंब हो रहा है? क्या धर्मशाला को अपना हक देने में सरकार विफल रही है, इनकम्पिटेंट है सरकार? देखिए, वो प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपया जमा करवाना है। पहले ही बहुत विलंब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे पर रहा है और मैंने कहा है कि सरकार को जल्दी जमा करवाना भी चाहिए। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अभी हमारा जो है ये बजट सत्र चल रहा है, इसमें मैं विशेष चर्चा उसके ऊपर ला रहा हूं, ताकि सरकार का रुख जो है सबके सामने, खासतौर पर धर्मशाला वासी जो हैं, कांगड़ा के लोग जो हैं, उनके सामने आ जाए कि क्या मंशा सरकार की है, विलंब क्यों है, कारण क्या है। जब बाकी जगह पर इतना खर्चा हो रहा है तो महज 30 करोड़ के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट को, शिक्षण संस्थान को आप उसमें देरी नहीं कर सकते। एक जगह पर काम शुरू हो गया, दूसरी जगह पर आप कर नहीं रहे, तो उसमें क्या कारण है वो पक्ष सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री उसका जवाब देंगे। इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में शिफ्ट करने का जो है, इस तरह का कोई मंशा है सरकार की। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मंशा हो सकती है, लेकिन अब तो ये निर्णय हो चुका कि नॉर्थ कैंपस जो है वो धर्मशाला में होगा, साउथ कैंपस जो है वो देहरा में है, उसका काम शुरू हो चुका है। तो अब अगर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ होती है तो पहले से ही भावनाएं आहत हैं कांगड़ा के लोगों की। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा जिससे कि लोग सड़कों पर ही उतर आएं। पहले सड़कों पर हैं, अभी तो कुछ क्षेत्रों के लोग हैं, बाद में तो फिर अगर ये जन आंदोलन बन गया तो लोगों को कौन संभालेगा। एक अंतिम सवाल मैं आपसे हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है उससे जुड़ा भी करना चाहूंगी। लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे हैं जिनके रिजल्ट नहीं निकाले जा सके हैं, बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो नहीं हो पा रही है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस के भी बहुत कम नुमाइंदे हैं जो उनसे मिलने जा रहे हैं और ये जो संघर्ष लगातार बच्चों का बना हुआ है, आपने देखा होगा फॉरेनर्स भी, जो टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहा है वो भी मांग कर रहा है सरकार से कि इनके रिजल्ट जल्दी निकाल दिए जाएं, लेकिन फिर भी सरकार जो है कोई हल अब तक इसका निकाल नहीं पाई है। ये जो देरी है, ये जो नाराजगी है यूथ की, लोकसभा चुनाव तक के लिए चैलेंज कर रहा है यूथ की कांग्रेस को, लोकसभा चुनाव में बताएंगे, तो ये सिनेरियो जो पूरा क्रिएट हो रहा है, ये विलंब जो है ये क्यों है? कांग्रेस क्यों नहीं हल कर पा रही है सरकार बच्चों के मसले? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री तो इसको कैबिनेट में ले गए थे और उस कैबिनेट में किसी कारणवश नहीं हो सका, तो कम से कम उनकी मंशा तो साफ है कि वो करना चाहते हैं। अब ये कौन लोग हैं जिनकी वजह से विलंब हुआ,
वो तो दोषी तो वही होंगे। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से उनके परिणाम आए। कौन चाहता है कि उसके देश का प्रदेश का जो है नौजवान ऐसे धक्के खाए सड़कों पर, और उन्होंने पूरी तैयारी करके जो है अपने एग्ज़ाम दिए हैं, अब सिर्फ वो रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट जल्दी निकालना चाहिए मुझे लगता है, और संघर्ष में मैंने उनका शुरू से साथ दिया। अभी कल से विधानसभा सत्र लगा है और आज ये राज्यसभा का नामांकन था, इसलिए मैं अभी तक उनके पास जा नहीं पाया। कल मैं जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। वो धैर्य बनाए रखें, परिणाम उनके हक में ही आएगा जो भी होगा, और रिजल्ट मुझे लगता है जल्दी घोषित होंगे और होने भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। अंत में अगर जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्डिक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। ये जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य बनाए रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच सुधीर जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।